गुड मॉर्निंग। तो कल आपने पतंग उड़ाने में काफ़ी एंजॉय किया होगा। आज है 15 जनवरी और इस दिन हम मनाते हैं सेना दिवस। ठीक है। और जैसे कि आपको पता है, राजस्थान के अंदर पेपर लीक हुआ था। किसका? सेकंड ग्रेड। ठीक है। और सेकंड ग्रेड के साथ था रीट का। ठीक है। तो पेपर लीक होने के जो 5 चैनल हैं वो कौन कौन से हैं वो हम देखने वाले हैं। तो जहाँ पर पेपर तैयार हुआ है तो वहाँ से जो लीक होने का चांस है वो बढ़ जाता है। जहाँ पेपर प्रिंट हुआ है, बीच रास्ते में लीक हुआ है, स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ है और एग्जाम सेंटर से लीक हुआ है, तो ये 5 चैनल होते हैं जहाँ से पेपर लीक हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है, जहाँ पेपर तैयार होता है वहाँ गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, कर्मचारी होते हैं। जहाँ पेपर प्रिंट होता है वहाँ पर भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही होते हैं। ठीक है। बीच रास्ते में लीक हुआ है तो जो सिक्योरिटी वैन होती है, ठीक है, वो मिली होती है। साथ में सिक्योरिटी वैन के साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी होता है। स्ट्रॉन्ग रूम से लीक हुआ पेपर, और जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है जहाँ पर पेपर रखा जाता है वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो भी कोई गवर्नमेंट कर्मचारी ही होता है। ठीक है। और एग्ज़ाम सेंटर से लीक हुआ है तो एग्ज़ाम सेंटर में जो पुलिस पुलिस वाले होते हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ सेंटर का जो वो प्रिंसिपल होता है, हेडमास्टर होता है, तो वहाँ भी मिले होते हैं। यानी कि अगर हम देखें इन सभी निष्कर्षों से, तो जब तक गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी शामिल ना हो तब तक पेपर लीक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये यहाँ से बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि पेपर लीक होने में या करने में गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो दो नाम सामने निकल आते हैं, एक तो सुरेश ढाका और एक भूपेंद्र सारा। ये दोनों ही नेपाल भाग गए। ठीक है। जो यहाँ से काफ़ी दूर है। कहाँ से? राजस्थान से। अब नेपाल भाग गए और भागने में इनकी जो मदद की है वो नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, क्योंकि बिना मदद के ये नेपाल भाग ही नहीं सकते। और नेपाल से होते हुए ये कहाँ चले गए? थाईलैंड। ठीक है। और वहाँ पर जाके अपनी जो आईएससी की जो पिक्चर्स हैं, वीडियोज़ हैं, वो अपने करीबियों को दिखाइए, भेजिए। ठीक है। तो ये बिना किसी सहयोग के ये नेपाल होते हुए थाईलैंड नहीं जा सकते, वो भी बाई रोड। वैसे तो जयपुर में इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि अभिज्ञान है, ठीक है, अभिज्ञान जो कोचिंग सेंटर है उसके ऊपर बुलडोजर चला है। इनकी जो पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है वैशाली नगर में, उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने बुलडोजर चला दिया है। तो कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन जब कार्रवाई पेपर लीक होने के बाद क्यों, पहले होनी चाहिए ना। रीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड, जो रीट का भी जो पेपर हुआ था, ठीक है, उसके मास्टरमाइंड है ये तीनों। कौन तीनों? ये तीनों। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि इन तीनों में से कौन है, अभी जांच चल रही है, तो जल्द ही वो सामने आ जाएगा। अब जैसे ही आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हो, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचते हो तो आपकी जो अटेंडेंस होती है, ठीक है, वो होती है बायोमेट्रिक। कैसी होती है? बायोमेट्रिक होती है, जिसमें आपकी आइरिस स्कैन होती है, आंखों की स्कैन होती है, और आपके जो फिंगर है उनका भी स्कैन किया जाता है। अभ्यर्थियों की आइरिस चेकिंग हो, ठीक है। तो जैसे एसएससी में, एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें होती है। जैसे कि एलडीसी है, उसके अंदर भी होता है। और सेंटर के जितने भी एग्जाम होते हैं लगभग उन सभी में आइरिस स्कैन होता है, लेकिन राजस्थान के जैसे रीट में है उसके अंदर नहीं होता है। तो पेपर लीक को बचाने के लिए अभ्यर्थियों की आइरिस चेकिंग हो। इससे क्या होगा? गिरोह के लोग डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलवा कर नकल करवा लेते हैं। इससे बचने के लिए अभ्यर्थियों को आइरिस चेकिंग होनी चाहिए। इसमें परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की आंखों के रेटिना से चेकिंग होने पर डमी अभ्यर्थी परीक्षा नहीं दे पाएगा। जैसे कि आधार के अंदर आपके पूरी 10 उंगलियों के और आपकी आइरिस के जो आंकड़े हैं, ठीक है, वो उसके अंदर मौजूद रहते हैं। उसी प्रकार से आपके जो एग्जाम देने जाने से पहले आपकी आइरिस चेकिंग होनी चाहिए, ताकि जो नकल गिरोह है वो डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा ना दिलवा सके। इससे क्या होगा? इससे जो पढ़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ एक न्याय होगा। अब ये कौन है? ये है आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष, जिनका नाम है डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। पेपर आउट कराने वालों के खिलाफ हो सख्त कार्रवाई। पेपर लीक करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसा करने से पहले कई बार सोचे। तो ये तो बयान आते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ हो पाती है, ये तो आप और हम दोनों ही देख रहे हैं। और आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे वीडियो और इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें।
ये है सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण। तो ये आरपीएससी के पूर्व अध्यक्ष हैं डॉक्टर शिव सिंह राठौड़। ठीक है, तो ये कहते हैं कि पेपर लीक करवाने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई कर्मचारी या अधिकारी ऐसा करने से पहले कई बार सोचे। लेकिन ये तो आप और हम दोनों ही देख रहे हैं कि ऐसी कार्रवाई कहाँ होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हैं हमारे उदयपुर के एसपी, जिनका नाम है विकास शर्मा। ये कहते हैं कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड सुरेश ढाका, जैसे कि मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाई है, और भूपेंद्र सारण, जो कि नेपाल होते हुए कहाँ भाग गए, थाईलैंड। दोनों आरोपियों के पकड़े जाने पर ही पता लग पाएगा कि वो पेपर कहाँ लेकर आए थे। पुलिस टीम लगातार तलाश कर रही है। आई होप कि वो जल्दी ही पकड़े जाएं और जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो। ये झील कहाँ की है? तो ये राजस्थान की एक झील है। ठीक है, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रामगढ़ झील, रामगढ़ क्रेटर झील। यहाँ की जो मिट्टी है वो किसमें बदल चुकी है? शीशे के अंदर, यानी कि जो कांच होता है उसके अंदर बदल चुकी है, और इसी के कारण इसके अंदर जो पानी है वो कभी सूखता नहीं है। और बताया जाता है कि ये 650 करोड़ वर्ष पहले निर्मित हुई थी। कब निर्मित हुई थी? 650 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि जुरासिक काल के अंदर। इसके अंदर जुरासिक काल के अंदर, जिस काल के अंदर डायनासोर भी मौजूद थे। कौन मौजूद थे? डायनासोर। साइंटिस्ट का मत है कि रामगढ़ क्रेटर जुरासिक काल के दौरान बना था। इसका आकार अंगूठी नुमा है। किसके नुमा है? अंगूठी नुमा। आप देख सकते हैं इसका आकार जो है वो अंगूठी के जैसा है। व्यास करीब 3.5 किलोमीटर है और गहराई लगभग 200 मीटर है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही के अंदर रामगढ़ क्रेटर जो झील समाचारों में थी या न्यूज़ के अंदर थी, वो किस काल से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा जुरासिक काल से संबंधित। किस काल से? जुरासिक काल से संबंधित। और किस राज्य के अंदर है? तो राजस्थान के अंदर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपन क्या 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, कब मनाते हैं? 9 जनवरी को। और किसकी याद में मनाते हैं? तो जो महात्मा गांधी हैं वो 9 जनवरी 1915 को अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। कहाँ से? अफ्रीका से इंडिया लौटे थे। और तभी से हम, मतलब उसके बाद 2010 से ये मनाने लगे। ठीक है, और उन्हीं की याद में ये मनाते हैं। तो कब से मना रहे हैं ये मुझे कंफर्म नहीं है, तो आप मुझे कंफर्म करके बता सकते हैं। तो विदेशों में भारतीय, तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज इंडियन कहाँ है? इस संख्या में भारतवंशी व एनआरआई दोनों शामिल हैं। तो जो ओवरसीज इंडियन है, यानी कि जो समुद्री पार जो भारतीय जो जाते हैं उनको ओवरसीज इंडियन कहा जाता है। उसके अंदर वो दोनों लोग शामिल हैं, एक तो भारतवंशी और दूसरे एनआरआई, यानी कि एनआरआई। ठीक है, तो हम देखें कि जो सबसे ज़्यादा जो व्यक्ति है वो कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर, जिनकी संख्या है 44.60 लाख। ठीक है, फिर है यूएई, इसके अंदर है 34.25 लाख। मलेशिया के अंदर 29.87 लाख। सऊदी अरब में 25.94 लाख और म्यांमार में 20.09 लाख। तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? अमेरिका के अंदर। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा एनआरआई कहाँ है? वे एनआरआई कहलाते हैं जो विदेशी ज़मीन पर एक साल में 183 या उससे अधिक दिन रहते हैं। तो एनआरआई की अगर आपसे कोई परिभाषा पूछे तो वो है कि 365 दिनों में से 183 या उससे अधिक दिन किसी विदेशी ज़मीन पर रहते हैं, उनको एनआरआई कहा जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो एनआरआई है वो कहाँ पर है? यूएई, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, यानी कि सऊदी अरब के अंदर, सऊदी अरब का एक देश है, मध्य एशिया का एक देश है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, तो वहाँ पर 34.20 लाख जो एनआरआई है वहाँ पर सर्वाधिक है। फिर दूसरे नंबर पे सऊदी अरब आते हैं, तीसरे नंबर पे अमेरिका, चौथे पे कुवैत और पाँचवें पे ओमान। ये जो आंकड़े लिए गए हैं ये भारतीय विदेश मंत्रालय के हैं, आंकड़े लाख के अंदर है। ठीक है, तो एकदम ऑथेंटिक आंकड़े हैं ये, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा एनआरआई किस देश के अंदर है, तो सबसे ज़्यादा है यूएई के अंदर, और सबसे कम तो नहीं दे रखा है, लेकिन इसके अंदर टॉप 5 दे रखे हैं। विदेशों से धन लाभ, तो जो विदेशों से भारतीयों द्वारा जो पैसा भेजा जाता है इंडिया के अंदर उसको क्या कहा जाता है? रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है, इंग्लिश के अंदर रेमिटेंस कहा जाता है। ठीक है,
पैसा पाने में भारत सबसे आगे है, ठीक है। तो भारत 100 अरब डॉलर, ठीक है, ये अरब डॉलर के अंदर है। भारत सर्वाधिक पैसा पाने वाला देश है, 100 अरब डॉलर, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे मैक्सिको है, 60 अरब डॉलर। फिर चीन है, 51 अरब डॉलर। फिलीपींस 38 अरब डॉलर। मिस्र यानी कि इजिप्ट 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान 29 अरब डॉलर। और बांग्लादेश 21 अरब डॉलर। तो अपन को तो सिर्फ पाकिस्तान का ध्यान रखना है और इसका इंडिया का ध्यान रखना है। तो हाल ही के आंकड़ों के अनुसार, यानी कि आंकड़े 2022 में अरब डॉलर में अनुमानित, और स्रोत क्या है, सोर्स क्या है, तो वो है वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ पर है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आपको ध्यान रखना है कि हाल ही के अंदर 2022 के वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशों से धन पाने वाले देशों के अंदर से भारत कौन से स्थान पर है, तो भारत है पहले स्थान पर है। और अगर आपसे आंकड़ा पूछे तो 100 अरब डॉलर आप आंकड़ा बता सकते हैं। चीन का पूछे तो तीसरे स्थान पर है। और अगर पाकिस्तान का पूछे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठे स्थान पर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा ये है कि कहाँ से भारत आया सबसे ज़्यादा पैसा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा पैसा तो किसने किसने कमाया, ठीक है। कौन से देश के नागरिकों ने भेजा, तो इंडिया के नागरिकों ने भेजा। कितना भेजा, 100 अरब डॉलर, ठीक है, 100 अरब डॉलर। अब आपसे पूछा जा सकता है किस देश से सर्वाधिक पैसा भारत लाया गया। तो किस देश से लाया गया, तो सबसे ज़्यादा यूएई से, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से सर्वाधिक पैसा भारत लाया गया, यानी कि 18%। कितना, 18%, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा है अमेरिका से, यानी कि 23.4%। उसके बाद सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे अमेरिका, दूसरे से यूएई, और तीसरा अगर आपसे पूछें तो यूके यानी कि ब्रिटेन। फिर चौथा है सिंगापुर, पांचवा सऊदी अरब, और छठा कुवैत। और बाकी अन्य देशों से 31.6%। तो अगर आपसे पूछे अन्य देशों से कितना, तो 31.6, और अमेरिका से कितना, 23.4, यूएई से 18 और यूके से 6.8। तो आपको तो तीन चीज़ें याद रखनी है कि कितना आता है, तो 100 अरब डॉलर आता है। कहाँ से आता है सर्वाधिक, तो सर्वाधिक आता है अमेरिका से, 23.4%। आई होप आपको ये आंकड़े याद होंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से। अभी हाल ही में आपने गैस लीक से हो रही जो घटनाएं हैं वो आपने पढ़ी होगी। आपने सुना होगा कि राजस्थान के एक ज़िले के अंदर गैस लीक से एक शादी हो रही थी, तो उसके अंदर सिलेंडर फट गया था, ठीक है। सिलेंडर फटने से परिवार के सभी जन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, ठीक है। लगभग 33 से 35 लोग वहाँ मारे जा चुके हैं, एक ही परिवार के, ठीक है। केवल दूल्हा बचा है और एक छोटा बच्चा बचा है, ठीक है। तो ये क्या कारण है कि एक तो लापरवाही, सबसे ज़्यादा तो लापरवाही होती है गैस को लेकर, क्योंकि अब क्या क्या कारण है गैस लीक हो रही, इसे पता करने के 3 उपाय हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं वो 3 उपाय। सबसे पहले तो आप रसोई गैस लीक हो रही है या नहीं, इसे सूंघ कर पता लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो रसोई की जो गैस है, ठीक है, उसके अंदर ऐसी गैस मिलाई जाती है जिसकी गंध आपके नाकों तक पहुंच जाती है। तो उससे आप सूंघकर पता लगा सकते हैं कि गैस लीक हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो सूंघकर पता लगा सकते हैं। दूसरा एक ये है कि आप रेगुलेटर जहां लगता है वहां पर थोड़ा सा पानी या साबुन का सॉल्यूशन, यानी कि जो झाग है वो डालें। अगर वहां से बुलबुले उठ रहे हैं तो गैस लीक हो रही है। तो एक उपाय ये भी है दूसरा, ठीक है। और तीसरा ये है कि गैस एजेंसी पर कॉल करके डिलीवरी बॉय को बुलाएं, उसके पास मशीन होती है जिससे लीकेज चेक करते हैं। तो ये 3 उपाय हैं जिससे आप गैस लीक के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। गैस लीक होने की अगर शंका भी हो, मतलब थोड़ा सा अगर आपको शक भी हो, तो भी बिना चेक किए उस सिलेंडर को यूज न करें। यह बहुत हिदायत है, नोट है, ठीक है। और ये चेतावनी भी है, ठीक है, क्योंकि गैस के साथ किसी भी तरह की लापरवाही आपकी जान तक ले सकती है। अभी आज की खबर है कि 4 बच्चे, ठीक है, और एक दंपति रात को सो रहे थे, ठीक है, और गैस लीक हो रही थी। अचानक से गैस सिलेंडर फट गया और आग इतनी भयंकर थी कि वो बिस्तर पे सोते सोते ही कंकाल में बदल गए। मतलब उनको शोर मचाने और भागने तक का मौका नहीं मिला। तो गैस तो इतनी खतरनाक है, ठीक है। अब इसके बचने के क्या क्या उपाय हैं, अगर ऐसा होता भी है तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर इस्तेमाल करते हुए ये 8 सावधानियां आप जरूर रख सकते हैं। कौन कौन सी? एक तो
किचन के दरवाजे और खिड़कियाँ वेंटिलेशन के लिए खोलकर रखें। तो वेंटिलेशन तो बहुत ज़रूरी है। अगर गैस लीक भी हो रही है तो वेंटिलेशन के जरिए वो बाहर चली जाएगी और उसमें आग लगने के जो खतरा है वो नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि फ्लेम के पास प्लास्टिक, कागज़ या दूसरी आसानी से जल जाने वाली कोई भी चीज़ न रखें, ताकि अगर बाई चांस कभी आग लग भी जाती है तो उसको कोई अन्य चीज़ें ना मिले आग बढ़ाने के लिए। ठीक है। तीसरा ये है कि कुकिंग के वक्त सिंथेटिक और सिल्क फैब्रिक के कपड़े न पहने, इनमें आसानी से आग लग सकती है। ठीक है। तो अगर आप पहनते भी हो तो ये गले में ये है ना, ऐसा ज़रूर पहने ताकि वो आपको आग लगने से, आपके कपड़ों में आग लगने से बचा सके। नेक्स्ट ये है कि जब सिलेंडर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो उसका नॉब ऑफ कर दें। तो सिलेंडर के जो मेन सिलेंडर होता है उसके अंदर ऐसा एक लगा होता है, जब आप गैस को यूज ना करें तब इसको बंद जरूर करें। ठीक है। इससे क्या होगा, जब सिलेंडर के अंदर से गैस ही बाहर नहीं आएगी तो उसके फटने या लीक होने या उसके अंदर आग लगने के चांस बिल्कुल बंद ही हो जाएंगे। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रात को जब आप खाना वाना सब कंप्लीट हो जाए तो रात को सोने से पहले रेगुलेटर का जो मेन स्विच है वो जरूर ऑफ करें। उसके बाद सिलेंडर चूल्हे में यूज होने वाली ट्यूब्स को साल में एक बार जरूर बदलें। जो सिलेंडर से लेकर, ठीक है, जो चूल्हे तक जो ट्यूब आती है ऐसी, उसको साल के अंदर एक बार जरूर बदल लें। ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 300 रुपये की आती होगी। ठीक है। 300 रुपये आपके जीवन से महंगे या मूल्यवान नहीं है। ठीक है। तो एक साल में एक बार ये ट्यूब के नल की जरूर बदल लें। नेक्स्ट है ISI अप्रूव्ड ट्यूब्स, स्टोव और रेगुलेटर ही इस्तेमाल करें। ठीक है। ISI अप्रूव्ड ही रेगुलेटर, ठीक है, और ये ट्यूब्स इस्तेमाल करें और चूल्हा भी, चूल्हा भी इस्तेमाल करें, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी आपको देखने को ना मिले जिससे आप हादसे का शिकार हो सकें। नेक्स्ट है सिलेंडर और चूल्हे के आसपास सफाई रखें। दूसरा, जंग लगा और टूटा फुला सिलेंडर इस्तेमाल न करें। अगर गैस एजेंसी वाले, ठीक है, या गैस डिलीवरी बॉय, ठीक है, अगर आपको इस प्रकार का कोई सिलेंडर यानी कि पुराना या फिर टूटा फूटा सिलेंडर आपको देता है तो उसको लेने से मना कर दें। ठीक है। और उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि एक भरा हुआ सिलेंडर और टूटा फूटा और जंग लगा सिलेंडर आपकी मौत का कारण बन सकता है। तो ऐसे सिलेंडर का उपयोग आप ना करें और उसको कहे कि आप दूसरा सिलेंडर मुझे बदल कर दें जो नया हो। ठीक है। अब जैसा कि आपको लग रहा है कि अभी जो क्रूड ऑयल है वो 39 रुपये प्रति बैरल हो चुका है, $39 प्रति बैरल हो चुका है। उसके बाद भी जो पेट्रोल डीजल की जो प्राइस है, ठीक है, जो पैसे हैं पेट्रोल डीजल के, वो कम नहीं हो रहे हैं। जबकि अगर इतना कम हो चुका है तो 18 रुपये पेट्रोल पर और 18 रुपये ही डीजल पर कम करने की पूरी संभावना है। अब ये मीम देखिए, आप ये कार्टून देखिए, महंगाई, ये आम आदमी, ठीक है, ये आम आदमी है जो टेबल पर पड़ा है, ये महंगाई है, ये भी और कुछ होंगे। ठीक है। ये सांप्रदायिकता, ये बेरोजगारी, ठीक है, और फिर कोरोना की चौथी लहर। तो ये कोरोना की जो चौथी लहर है ये प्लेट लेके यहाँ पर खड़ी है और ये कह रहे हैं कि थोड़ी देर रुको, अगर कुछ बच गया तो मिल जाएगा। मतलब आम आदमी के अंदर से अगर कुछ बच गया तो आप इस कोरोना की चौथी लहर को भी मिल जाएगा। ठीक है। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। तो आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। तो आपको ये आज का जो करंट अफेयर वीडियो है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।